हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे या सूत्र वगैरह होंगे वो सवाल में जहाँ भी उनकी ज़रूरत होगी वहीं पर मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नावली 3.1 के सवालों की तरफ। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर ऐसे जब भी सवाल होते हैं इन्हें सोल्व करने के लिए आपको दो चरों की आवश्यकता होती है जिन्हें आपको मानना होता है। जैसे कि यहाँ पर आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो आपको इसके लिए ज़रूरी है कि वर्तमान आयु पता होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं दी गई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वर्तमान आयु को सबसे पहले मान लेंगे और उसके बाद दी हुई स्थिति के अनुसार समीकरण को बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने माना है कि आफ्ताब की वर्तमान आयु जो है वो यहाँ पर x वर्ष है और उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। आप किसी को भी x या y मान सकते हैं आपस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा था कि 7 वर्ष पूर्व आयु की बात की जा रही थी, तो हमें 7 वर्ष पूर्व की आयु पता होना चाहिए। तो अगर हमें वर्तमान आयु किसी की पता है और 7 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात करना है तो हम वर्तमान आयु से अगर 7 घटा देंगे तो हमें 7 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो हमने वही यहाँ पर किया है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष। तो यहाँ पर हमें 7 वर्ष पूर्व की आफ्ताब की आयु पता लग गई है, लेकिन अभी हमें उसकी पुत्री की आयु भी पता होना चाहिए। तो दोनों की आयु से हमने यहाँ पर 7 को घटा दिया है, जिससे कि हमें दोनों की 7 वर्ष पूर्व की आयु भी पता लग गई है। अब यहाँ पर देखिए स्थिति 1 के अनुसार हमें समीकरण बनाना है। तो क्या कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जो पुत्री की आयु थी उसकी 7 गुनी आयु आफ्ताब की थी, यानी कि आफ्ताब की अगर हम 7 वर्ष पूर्व की आयु देखें तो 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब की आयु थी वो बराबर थी 7 गुना उसकी पुत्री की आयु की। तो यहाँ पर ये इस तरह की पहली स्थिति आपकी बन जाती है। तो यहाँ पर आपको इसे आगे सोल्व करना है, x माइनस 7 बराबर यहाँ पर 7y और माइनस यहाँ पर 49 आपका आ जाएगा। इसे और भी आगे आपको सोल्व कर लेना है, जब तक ये सोल्व हो सकता है आपको करना है। तो x यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल है वो आपके एक तरफ आ जाएंगे, तो 7y यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद आप चाहे तो 7 को उस तरफ ले जा सकते हैं या फिर 49 को भी इस तरफ ला सकते हैं। तो हम सभी को यहाँ पर एक ही तरफ लेकर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7 हमारे पास ऑलरेडी है, एक यहाँ पर जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 49 और यहाँ पर बराबर में बचेगा 0। अब इसे और आगे हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए x माइनस 7y और माइनस यहाँ पर प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पर बड़ी है, तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रथम स्थिति का जो समीकरण है वो अभी बन गया है। इसके बाद एक और यहाँ पर स्थिति दी गई है, तो उसके अनुसार भी हमें यहाँ पर समीकरण बनाना है। तो वो क्या है, देखिए यहाँ पर 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो वर्तमान आयु हमें पता थी, x हमने माना थी आफ्ताब की, और 3 वर्ष बाद की अगर आयु की बात करें तो यहाँ पर x + 3 हो जाएगा। इसके बाद बात करें पुत्री की आयु की, तो y हमारी थी वर्तमान आयु, तो 3 वर्ष बाद किसी की आयु कितनी होगी, उसमें 3 और जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर +3 y + 3 हो गया है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है द्वितीय स्थिति में, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का अब से 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि आफ्ताब की जो आयु है 3 वर्ष बाद की वो बराबर होगी पुत्री की आयु के 3 गुने के। तो पुत्री की 3 वर्ष बाद जो आयु होगी y + 3 थी, तो यहाँ पर इसके भी 3 गुना आयु जो है आफ्ताब की हो जाएगी। अब इसे हम आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3y आपको मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 × 9 आएगा, और इसे हम आगे सोल्व करेंगे, x को ऐसा ही रखेंगे, -3y जो कि इस तरफ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 आपके पास पहले से था तो इसे आप लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस का 9 है तो माइनस का हो जाएगा इस तरफ आने के बाद, और बराबर में 0। आगे से सोल्व करेंगे, x - 3y आ जाएगा, और इसके बाद देखिए इसे आगे सोल्व करेंगे तो -6 आपको मिल जाएगा बराबर में 0। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें द्वितीय स्थिति का जो समीकरण है वो भी मिल चुका है, और इससे पहले हमने
जो प्रथम स्थिति थी उसका समीकरण ऑलरेडी निकाल लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये दो समीकरण ही आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना थे, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपको एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो भी ज्ञात करना होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको समीकरण अकेला निकालना था। तो इसे आपको ज्ञात कैसे करना होता है, एक्स और वाई के जो मान होते हैं वो आप कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और नेक्स्ट आपकी जो प्रश्नावली है वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ आपको जो है इसे समीकरण के रूप में बस निरूपित करना था। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म इसे क्यों कहा गया है वो देखिए। अगर आपने चैप्टर 2 वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर एक घात होती है तो उन्हें हम रेखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी की भी दो घात नहीं है या फिर तीन नहीं है, एक से ज्यादा किसी की घात नहीं है, तो ये एक रेखिक समीकरण है। और यहाँ पर चरों की संख्या कितनी है देखिए, एक है एक्स और एक है वाई। तो यहाँ पर दो चर आपको दे रखे हैं, इसलिए ये दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म हैं। तो इन्हें हम सोल्व कैसे करते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, इसके बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।